दोस्तों डीएम साहब के पिताजी डीएम साहब के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उनके पास आते हैं, क्योंकि डीएम साहब के पिताजी मूल रूप से किसान थे और उन्हें गांव में ही दिल लगता था। लेकिन डीएम साहब बार बार कहते हैं कि पिताजी एक बार मेरे पास भी आइए, तो घूमने के ख्याल से उनके पास आते हैं। किसान आदमी को बाजार से, मंडी से ज़्यादा लगाव होता है और एक दिन वो मंडी जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ एक दरोगा मंडी में सभी किसान से अवैध वसूली कर रहा था, जबरदस्ती उनसे कमीशन ले रहा था। दोस्तों एक गरीब किसान दरोगा से हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा था कि साहब मेरी पत्नी का तबीयत खराब है, वो बीमार है, उसका इलाज कराना है, आज कमीशन छोड़ दो, अगला बार ले लेना। लेकिन वो दरोगा नहीं मानता है और उसका सब्जी फेंकने लगता है, बोलता अगर तुम कमीशन नहीं दोगे तुम्हें ये बेचने का अधिकार भी नहीं है। तभी दोस्तों डीएम साहब के पिता वहां पहुंच जाते हैं और दरोगा साहब को बोलते हैं कि साहब आप कानून के आदमी हो, कानून के रखवाले हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरोगा साहब बड़ा ही अकड़ के साथ बोलते हैं कि तुम्हें क्या लेना देना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से चले जाओ नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। डीएम साहब के पिता बोलते हैं कि आप ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अच्छी बात कर रहा हूं, आप मुझे धमका रहे हैं। दरोगा बोलता अभी तो धमका ही रहा हूं, तुझे पीटूंगा भी और लॉकअप में भी डाल दूंगा, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। अब डीएम साहब के पिता भी तेज में आ जाते हैं, बोलते तुम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों उनके ये कहते ही दरोगा उन्हें थप्पड़ मार देता है और उन्हें पकड़कर जबरदस्ती जीप में बैठा लेता है और ले जाकर थाने में लॉकअप में डाल देता है। अब बोलता है तेरे ऊपर ऐसा चार्ज लगाऊंगा कि कम से कम 1 साल के लिए जेल की चक्की पीसोगे, फिर तुझे पता चलेगा कि पुलिस वाले से उलझने से क्या होता है। दोस्तों ये बात जैसे ही डीएम साहब को पता चलती है और डीएम साहब उस थाने में पहुंचते हैं, उसके बाद जो होता है दोस्तों बड़ा ही गजब होता है, बड़ा ही विचित्र होता है। दोस्तों बड़ा ही रोमांचक कहानी है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, कृपया पूरा सुन लें। दोस्तों अग्निवीर भर्ती फिर से आई थी 2025-2026 और 12 मार्च से इसका आवेदन शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट आ गई दोस्तों 10 अप्रैल तक। जो भाई अभी तक, हमारी युवा पीढ़ी अभी तक इस वैकेंसी को नहीं भरे हैं, कृपया करके जो इंटरेस्टेड हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी पसंद है, वो इस भर्ती को भर सकते हैं। 10 अप्रैल लास्ट डेट है दोस्तों। इसमें एक बदलाव भी किया गया है दोस्तों, इस बार निसंतान लेडीज, विधवा लेडीज, इसको भी मौका दिया गया है और इसको प्रियोरिटी दी गई है। जो महिला है, विधवा है और निसंतान है, वो इसमें भर्ती हो सकती है। उसका एज है 17.5 साल से लेके 21 साल तक। दोस्तों इस विषय में मैं ज़्यादा जानकारी देने लगूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक वेबसाइट है joinindianarmy.nic, इस पर जाकर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य, हमारे भाई हैं, हमारा फर्ज बनता है सही जानकारी देना। और हाँ दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भाई हमें प्यार से कमेंट करते हैं उसका नाम मैं पढ़ता हूँ लास्ट में, हमें बहुत खुशी होती है आपका नाम पढ़कर। आप भी कमेंट कीजिए कहाँ से कर रहे हैं, अपने नाम के साथ जगह जरूर लिखिएगा। बिहार से कर रहे हैं, झारखंड से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, असम से कर रहे हैं, गुजरात से कर रहे हैं, गोवा से कर रहे हैं, जिस राज्य से, जिस जगह से कर रहे हैं वो कीजिएगा, मैं आपका नाम पढ़ूंगा, मुझे बहुत खुशी होती है। आइए दोस्तों ज़्यादा लेट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से होती है। दोस्तों अपने पिछले वीडियो में देखा था, मुरादाबाद मंडी में अब्दुल्ला गैंग का बहुत ही बोलबाला था, किसान को बहुत ही तंग किया हुआ था और एसपी साहब ने मुस्लिम का भेष बनाकर, मुस्लिम व्यापारी का भेष बनाकर उस अब्दुल्ला गैंग को पकड़ा था और उसे पैदल ही थाने तक ले गए थे। जिस भाई ने वीडियो नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे आके इस वीडियो को ढूंढ लीजिएगा। इसका टाइटल है एसपी साहब मुस्लिम व्यापारी बनकर अब्दुल्ला गैंग को पकड़ा। दोस्तों ये एक तरह सोचिए उसका दूसरा पार्टी है। अब्दुल्ला गैंग का सफाया हो चुका था, अब किसान वहाँ बिल्कुल फ्री हो चुके थे, वो अपनी मर्जी से अपना रेट तय करते थे। लेकिन दोस्तों अब्दुल्ला गैंग के सफाई के बाद पुलिस वाले की मनमानी वहाँ शुरू हो जाती है। पहले यही पुलिस वाले उस मंडी में घुसने से डरते थे क्योंकि अब्दुल्ला गैंग इन्हें खदेड़ खदेड़ कर मारता था, इनकी राइफल तक छीन लेता था। इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि मुरादाबाद मंडी की तरफ मुंह करके भी देख लें। लेकिन आज वही पुलिस वाले अब्दुल्ला गैंग के बाद खुद एक क्रिमिनल बन जाते हैं, वर्दी वाला गुंडा बन के वहां पर वसूली शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब कहानी की ओर चलते हैं। दोस्तों मुरादाबाद के डीएम साहब थे रणदीप पांडे, बड़ा ही शानदार आदमी थे। किसी भी गरीब का दुख देखकर खुद दुख हो जाया करते थे क्योंकि जमीन से जुड़े आदमी थे। उनके पिता जीवन पांडे एक किसान थे, वो गांव उन्हें बहुत पसंद था और खेती बाड़ी करना उन्हें बहुत भाता था। उनका एक ही बेटा था रणदीप पांडे, वो भी अपने पिता के साथ हाथ बटाया करता था। लेकिन रणदीप पांडे पढ़ने लिखने में भी काफी होशियार, काफी तेज था। जीवन पांडे के एक भाई थे
जो कि सरकारी ऑफिसर थे। जब वो छुट्टियों में अपने घर आते थे अपने भाई के यहाँ, तो जीवन पांडे उनकी वेशभूषा, उनका रहन सहन देखकर काफी प्रभावित होते थे। उनके दिल में तमन्ना थी कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर कोई ऑफिसर बने। और दोस्तों ये तमन्ना को पूरी करता है उनका बेटा रणदीप पांडे। यूपीएससी कंप्लीट करके और डीएम बन जाते हैं। और डीएम बनने के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश से उनको कैडर मिला था। उनकी पोस्टिंग होती है मुरादाबाद में। कई जगह से पोस्टिंग होते होते वो मुरादाबाद आ जाते हैं। अपने पिता को कई बार वो बोल चुके थे कि पिताजी अब खेती बाड़ी आप छोड़ दीजिए, आप बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, आप हमारे साथ रहिए। उनके पिता भी अपने बेटे के पास आते थे, लेकिन शहर में उनका दिल नहीं लगता था क्योंकि वो जमीन से जुड़े आदमी थे। उनको खेत खलिहान ही अच्छा लगता था। इसलिए अपने बेटे रणदीप पांडे यानी डीएम साहब को बोलते हैं, बेटा जब तक मेरा हाथ पैर चल रहा है मुझे गांव में ही रहने दो, जब मेरी अवस्था खराब हो जाएगी तुम मुझे ले आना। और ऐसे जब भी मेरा दिल करता है तब मैं तुमसे मिलने आ ही जाता हूँ, अपने पोते पोती को देख लेता हूँ, मुझे बहुत तसल्ली होती है। दोस्तों इसी क्रम में डीएम साहब के पिताजी एक बार डीएम साहब के पास आए हुए थे। अब शहर में उनका दिल तो लगता नहीं है, किसान आदमी है, उनको खेती बाड़ी पसंद है और मंडी बाजार घूमना पसंद है। और इसी क्रम में वो मुरादाबाद मंडी का बहुत ही न्यूज़ सुने थे, जहाँ एसपी साहब ने मुस्लिम व्यापारी बनकर अब्दुल्ला गैंग को पकड़ा था। तो अपने बेटे रणदीप को बोलते हैं कि मैं वो मंडी देखना चाहता हूँ जहाँ की अब्दुल्ला गैंग का खौफ था। और दोस्तों एक दिन सुबह सुबह ही डीएम साहब के पिता जीवन पांडे चले जाते हैं मुरादाबाद मंडी। मंडी घूम रहे थे, देख रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था और अपने गांव से कंपेयर कर रहे थे कि अनाज का भाव क्या है। कोई अनाज का भाव ज़्यादा था, किसी का कम था। मतलब ये घूमते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। तभी दोस्तों एक जगह देखते हैं कि 2-3 पुलिस वाले हैं, उसमें से एक दरोगा है, 2-3 कांस्टेबल है और एक गरीब आदमी के साथ उलझा पड़ा है। वो गरीब आदमी बार बार हाथ जोड़ रहा था, मिन्नतें कर रहा था कि दरोगा साहब मेरी पत्नी बीमार है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, आज कमीशन मत लो, आज छोड़ दो, मुझे उसका इलाज कराना है। लेकिन दरोगा नहीं मानते हैं, बोलते हैं जितने भी लोग हैं सबने कमीशन दिया है और तुम्हें भी अगर यहाँ सब्जी बेचना है तो कमीशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी सारी सब्जी फेंक दूंगा। और दोस्तों ये कहते हुए वो सब्जियों पर लात मारने लगता है, सब्जी इधर उधर बिखेर देता है। दोस्तों ये विचित्र नज़ारा देखकर डीएम साहब के पिता जीवन पांडे को अच्छा नहीं लगता है। वो उसके पास आते हैं और दरोगा को बोलते हैं, साहब आप कानून के आदमी हैं, आप कानून के रखवाले हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गरीब आदमी है, गिड़गिड़ा रहा है, आपको सरकार पेमेंट देती है, आप इससे क्यों पैसा मांग रहे हो? दोस्तों दरोगा साहब तिरछी नजर से डीएम साहब के पिता की ओर देखते हैं। अब बोलते हैं कि तुम्हें क्या लेना है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये मेरी ड्यूटी है, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ तुम्हें क्या मतलब? अब दोस्तों डीएम साहब के पिता बोलते हैं, ये कौन सी ड्यूटी आप कर रहे हो दरोगा साहब, मुझे भी मालूम है। सरकार आपको रखी है जनता की हिफाजत के लिए, उसकी भलाई के लिए, न कि उसे परेशान करने के लिए। आप वर्दी वाले ना होकर वर्दी वाले गुंडे हो। दोस्तों ये बात सुनते ही दरोगा साहब काफी गुस्सा हो जाता है और डीएम साहब के पिता के ऊपर हाथ चला देता है, उन्हें थप्पड़ मार देता है। जब डीएम साहब के पिता बोलते हैं कि तूने मुझे थप्पड़ मारा कैसे? दरोगा बोलता है, अभी तो थप्पड़ ही मारा हूँ, तुझे लॉकअप में बंद करूंगा और तेरे ऊपर ऐसा चार्ज लगाऊंगा ना कि 1-2 साल के लिए जेल की चक्की पिसता नजर आएगा। अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ कि कानून से उलझने का अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों ये कहता हुआ उस बुजुर्ग व्यक्ति यानी डीएम साहब के पिता को अपने जीप में जबरदस्ती बैठा लेता है और उसे ले जाकर थाने में लॉकअप में डाल देता है। डीएम साहब के पिता बोल रहे थे, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दोस्तों ये सुनकर दरोगा जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता परिणाम भुगतना पड़ेगा मुझे? और कौन देगा परिणाम, तू या तेरे घर वाले या तेरा बेटा? डीएम साहब के पिता बोलते हैं कि मेरा बेटा ही तुम्हें सबक सिखाएगा, तुम जानते नहीं मेरा बेटा कौन है। तभी दरोगा मजाक में बोलता है, अरे कोई भी होगा, तेरा बेटा का यहाँ का डीएम लगा हुआ है। दोस्तों थोड़ा देर हो जाता है, डीएम साहब के पिता बोलते हैं कि मुझे एक फ़ोन तो करवा दो ताकि मेरा बेटा करे मुझे छुड़ा कर ले जाए। दरोगा हंसते हुए बोलता है, ठीक है तुम्हें मैं फ़ोन करवाता हूँ ताकि तेरा बेटा भी देख ले कि पुलिस वाले से उलझने का क्या अंजाम होता है, और आ जाने दो तुम्हारे बेटे को, उसे भी सबक सिखाऊंगा ताकि आइंदा जीवन में कभी भी तू और तेरे खानदान वाले कभी पुलिस से कभी कानून से ना उलझे, उसे कामों में टांग ना अड़ाए। दोस्तों ये कहता हुआ उस बुजुर्ग से नंबर पूछता है और नंबर डायल कर देता है और उस बूढ़े आदमी को यानी कि डीएम साहब के पिता को पकड़ा देता है। डीएम साहब के पिता बात करते हैं, बोलते बेटा मैं इस थाने में हूँ, दरोगा मुझे यहाँ लॉकअप में डाल रखा है। डीएम साहब पूछते हैं क्या बात हो गई? सारी बात डीएम साहब के पिता उसे संक्षेप में बता देते हैं। डीएम साहब रणदीप पांडे बोलते हैं कि ठीक है आप दरोगा कुछ भी मत बताइएगा, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद डीएम साहब एसपी साहब को सीधा फोन कर देते हैं और एसपी साहब थे वहाँ विकास कुमार। सीधा विकास कुमार को बोलते हैं, बोलते तुम्हारा एक दरोगा इस थाने का
मेरे पिता को लॉकअप में डाल दिया है, उसे थप्पड़ भी मारा है। और सारा वाक्य बताते हैं कि एक गरीब किसान से जबरदस्ती वसूली कर रहा था, तूने कितना मेहनत करके अब्दुल्ला गैंग का सफाया किया था और यहाँ एक पुलिस वाले का गैंग बन गया है, यानी कि वर्दी वाला गुंडा बन चुका है। दोस्तों ये सुनकर विकास कुमार काफी शर्मिंदा होते हैं। बोले साहब मैं अभी तुरंत थाने पहुंच रहा हूँ। डीएम साहब बोलते हैं थाने तो मैं भी आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने पिता को रिसीव करना है। दोस्तों थोड़ा ही देर हुआ था, दुर्गा साहब बैठकर एक कांस्टेबल को बोलते हैं जा मेरे लिए चाय लेके आ। अभी वो चाय के चुस्की ही ले रहे थे, तभी दोस्तों सायरन बजना शुरू हो जाती है और एसपी साहब प्रवेश कर जाते हैं थाने में और एसपी साहब के पीछे पीछे डीएम साहब भी आ जाते हैं थाने में। दोस्तों ये देखकर दुर्गा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, आखिर बात क्या हो गई। एसपी साहब तो बिना बताए थाने में कभी आते नहीं है और एसपी साहब तो प्रशासनिक आदमी है, वो तो थाने में आ भी सकते हैं, लेकिन डीएम साहब बिना अलॉटमेंट का तो आते नहीं है, वो कैसे आ गए। दोस्तों वो माजरा समझ ही नहीं पा रहा था आखिर बात क्या है। दोस्तों वो एसपी साहब को जोरदार सलूट मारता है, तभी एसपी साहब उतने ही जोर से उसको थप्पड़ मारते हैं। दोस्तों ये अप्रत्याशित घटना से दुर्गा हड़बड़ा जाता है कि बात क्या हो गई, बात जरूर कोई न कोई गंभीर है। दोस्तों एसपी साहब को थप्पड़ खा के दुर्गा दम से नीचे गिर चुका था। एसपी साहब उसका कॉलर पकड़ के उठाते हैं अब बोलते हैं तुम्हारे तन पर ये वर्दी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तभी दोस्तों डीएम साहब भी आ जाते हैं, अब बोलते नहीं ये वर्दी के लायक ही नहीं है। तभी डीएम साहब दो कांस्टेबल को बोलते हैं इसका वर्दी उतारो। दो कांस्टेबल उसका वर्दी उतार देता है। दोस्तों अब दुर्गा जी वहां पे बिना वर्दी के नंगे बदन खड़े थे, बहुत ही उन्हें बेइज्जती महसूस हो रही थी। वो डरते डरते बोलते हैं कि साहब मेरा कसूर क्या है, हमने क्या किया है। तभी एसपी साहब बोलते हैं अरे बेशरम आदमी, तुझे अभी भी नहीं मालूम तूने क्या किया है। मैंने कितनी मेहनत करके मुरादाबाद मंडी से अब्दुल्ला गैंग का सफाया किया है और तुम वहां जाके वसूली करना शुरू कर दिए। तभी दुर्गा धीरता से बोलता है कि साहब किसी ने आपको झूठी खबर दी है, मैं कानून का रखवाला हूं, मैं ऐसा गलत काम कैसे कर सकता हूं। तभी दोस्तों एसपी साहब जोरदार थप्पड़ फिर उसे मारते हैं, बोलते हैं लॉकअप में कौन है। तभी दुर्गा को याद आता है, बोलता साहब ये सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहा था। एसपी साहब बोलते हैं उसे बाहर निकालो। दुर्गा फटाफट दौड़ के जाता है और उस बुजुर्ग आदमी को यानी डीएम साहब के पिता को बाहर लेके आता है। जैसे ही डीएम साहब के पिता बाहर आते हैं, डीएम साहब झुककर उनका पैर छू लेते हैं। दोस्तों ये देखकर दुर्गा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि मामला कहीं न कहीं गड़बड़ हो चुका है, मैं अनजाने में कहीं गलत जगह फंस गया हूँ और गलत पंगा ले लिया हूँ। तभी एसपी साहब बोलते हैं ये डीएम साहब के पिता हैं और ये मंडी में घूम रहे थे और तूने क्या क्या किया है सब मुझे मालूम है। अब दोस्तों उस दुर्गा के पास बोलने के लिए कोई भी बात नहीं रह गया था। डीएम साहब तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड करते हैं और एसपी साहब को बोलते हैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए और केस पुटअप कीजिए और जरूरत पड़ी अदालत में मैं आऊँगा गवाही देने, इसे नौकरी से डिसमिस करूंगा, ये वर्दी के लायक नहीं है और इसे सजा भी दिलवाऊंगा। दोस्तों ऐसा ही होता है, एसपी साहब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, उसे सस्पेंड भी करते हैं और उसके ऊपर मुकदमा चलता है। और कोर्ट में डीएम साहब और उसके पिता दोनों आते हैं गवाही के लिए और जज साहब उस दुर्गा को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देते हैं और 5 साल की कैद भी देते हैं और उसके ऊपर 2 लाख का जुर्माना भी लगाते हैं। दोस्तों जब तक ऑफिसर सख्त नहीं होंगे कानून नहीं सुधर सकता, क्योंकि पुलिस वाले की आदत हो गई है वसूली का। आप किसी भी थाने में जाओ, बिना पैसा कोई काम नहीं होता। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर छोटा सा कमेंट कीजिएगा और कहाँ से कर रहे हैं ये भी लिखिएगा। दोस्तों वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों आप अपना अपना नाम सुनिए। दोस्तों पहला कमेंट है आरके वर्मा साहब का। आरके वर्मा हमारी वीडियो झारखंड से देखते हैं, आरके वर्मा आपका दिल से धन्यवाद। दूसरा कमेंट है अशोक खेतान जी का। अशोक खेतान जी हमारी वीडियो पश्चिम बंगाल कोलकाता से देखते हैं। तो अशोक जी हमारी वीडियो इसे देखते रहिए और हमें कमेंट भी करते रहिए, सलाह भी देते रहिए, आपका धन्यवाद। तीसरा कमेंट है जीतन मांझी का। ये हमारी वीडियो झारखंड से देखते हैं, रांची से। तो जीतन मांझी जी हमारी वीडियो देखिए और हमें कमेंट भी कीजिए, धन्यवाद। और चौथा कमेंट है धर्मेंद्र सिंह गुर्जर जी का। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं और हमें कमेंट करते हैं। तो धर्मेंद्र जी आपका दिल से धन्यवाद, हमारी वीडियो देखते रहिए और हमें कमेंट करते रहिए। और पांचवा कमेंट है रामू गौतम जी का। ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। तो रामू गौतम जी आपका दिल से धन्यवाद, हमारी वीडियो देखते रहिए और हमें कमेंट करते रहिए। छठा कमेंट है मुकेश कुमार का। ये बिहार से देखते हैं, लिखिए अच्छी स्टोरी है। मुकेश जी आपका दिल से धन्यवाद। और लास्ट कमेंट है बड़ा ही शानदार है राणा भाई परमार साहब का। राणा भाई परमार जी लिखते हैं संदीप सर आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको दिल से धन्यवाद। तो राणा भाई परमार साहब आपका भी दिल से धन्यवाद, हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और हमें सलाह देते रहिए। और दोस्तों आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, हमें बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं और दोस्त से दिल की बात की जाती है।
दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।